बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आप जानते हैं कि मैं एक जनरल साइंस एबिलिटी की जो सीरीज़ थी वो शुरू कर चुका था, उसको मैं तकरीबन इख्तिताम पजीर करने वाला हूँ। और इसी दौरान ही मैंने पॉलिटिकल साइंस 1 के लेक्चर शुरू किए थे, लेकिन वो मैंने दरमियान में स्किप कर दिए। उसकी स्किप करने की मेरी बहुत बड़ी वजह थी, वो ये थी कि क्योंकि दो काम एक टाइम में करना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है और आप प्रॉपर्ली किसी एक काम पे फोकस नहीं कर सकते, इसलिए मुझे स्किप करना पड़ा। इंशाल्लाह मैं दोबारा रिज्यूम करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस के लेक्चर जो मैंने लेफ्ट किए थे। मेरे 5 लेक्चर्स हो चुके थे। आज का लेक्चर नंबर 6 और वो लेक्चर है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स पे। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है क्योंकि काफ़ी दफ़ा सीएसएस के अंदर और एज वेल एज पीएमएस के अंदर, क्योंकि मैं आपको यहाँ पे सिर्फ सीएसएस के पर्सपेक्टिव से क्वेश्चन नहीं कराऊंगा बल्कि पीएमएस के पर्सपेक्टिव से भी हम क्वेश्चन करेंगे और इसी तरह उनको अटेम्प्ट करेंगे जिस तरह सीएसएस के अंदर पूछेंगे। लेकिन हमारा फेज़ 1 है। फेज़ 1 के अंदर मैं आपको नॉलेज प्रोवाइड करूंगा, आपको ऐसे ऐसे ट्रिक्स बताऊंगा जिससे आपका सिलेबस जो है ना सीएसएस का और पीएमएस का कवर्ड होगा। विद द पैसेज ऑफ टाइम आप लर्न करते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। लेकिन जो मेरी यहाँ पे स्ट्रेटजी है वो ये है, क्योंकि मैं पहले थ्रीज नहीं कर रहा, उसकी वजह है कि फिलोसफर्स को समझने के लिए काफ़ी टाइम रिक्वायर है। इसके अलावा अगर आपके पास नॉलेज होगा तो आप उन फिलोसफर के आइडियाज़ के मुताबिक जो है ना इंटरप्रेट कर सकते हैं। इस वजह से मैं आपको पहले नॉलेज दे रहा हूँ बेसिक, उसके बाद मैं आपको फिलोसफर्स के बारे में पढ़ाऊंगा कि फिलोसफर्स इस बारे में क्या कहते हैं। डिफरेंट फिलोसफर जैसे प्लेटो है, एरिस्टोटल है, मैचिवली है, उनके क्या व्यूज़ हैं, पॉलिटिकल व्यूज़ हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताता चलूँ कि कितनी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं। वो जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट्स हैं वो हैं 3 किस्म की। एक है मोनर्की, जो शुरू में जब जो है ना इंसानियत की एवोल्यूशन हुई तो जब ट्राइबल सोसाइटीज़ के अंदर लोग रहा करते थे, जो डिफरेंट कन्फ्लिक्ट्स हुए उनके दरमियान, कुछ एक्सटर्नल को इंटरनल थ्रेट्स की वजह से उन्होंने एक कैरिस्मेटिक लीडरशिप थी जो वो सामने आए, उन्होंने उसको किंग बना दिया। तो इस तरह मतलब वो काम चलता रहा। लेकिन ये एक थी मोनर्की। उसके बाद है डेमोक्रेसी, और डेमोक्रेसी डिक्टेटरशिप, ये एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है। लेकिन सबसे पहले जो आपको पढ़ाने में जा रहा हूँ वो है मोनर्की। ये मोनर्की किसे कहते हैं? अब देखो, मैं जो आपको यहाँ पे बताऊंगा मोनर्की की एवोल्यूशन कैसे हुई। मतलब एक है एब्सोल्यूट मोनर्की जिसमें सिर्फ एक फेस होता है, उस सारी पावर, सारे लॉज, उसकी हर बात कानून होती है, कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, सिर्फ जो किंग कह देता है वो बाकी सबको फॉलो करनी पड़ती है। इसको एब्सोल्यूट मोनर्की कहते हैं। उसके बाद मैं आपको मेडिवियल पीरियड्स के बारे में बताऊंगा। मेडिवियल पीरियड्स के बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए कि मेडिवियल पीरियड्स कौन सा है। मेडिवियल पीरियड जो है वो 5वीं सदी से लेकर 15वीं सदी के दरमियान में जो पीरियड आता है, जो ड्यूरेशन आता है, जो एजेस आती हैं दरमियान में, वो क्या है? वो मेडिवियल पीरियड्स हैं। तो उसके बारे में क्या हुआ, उसमें जो एब्सोल्यूट मोनर्की थी वो ख़त्म हुई और लिमिटेड मोनर्की जो है ना उसकी बुनियाद रखी गई। फिर रिनेसेंस पीरियड्स की बुनियाद रखी गई। रिसर्जेंस ऑफ जो है ना एब्सोल्यूट मोनर्की वो दोबारा उसके बाद आई। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो एबोलिश हुई मोनर्की वो कब हुई और क्यों हुई, उसकी क्या क्या वजूहात थी। उसके बाद मैं आपको मॉडर्न सिनेरियो से बताऊंगा कि क्या इस दौर के अंदर भी जो मोनर्की है वो एग्जिस्ट करती है या नहीं करती है, कौन कौन सी मोनर्की एग्जिस्ट करती हैं। तो चलते हैं फ्रेंड्स और इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। अब देखिए, ये यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। ये हमारा लेक्चर नंबर 6 है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो अगर आप चाहते हैं कि आपको इस तरह की वीडियो सीएसएस से रिलेटेड, पीएमएस से रिलेटेड और तमाम कंपेटिटिव एग्जाम से मुतालिक आपको वीडियोस मिलते रहें तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इसके अलावा आप बेल आइकन के बटन को प्रेस जरूर कर दें। इससे आपको हर नई वीडियो का लिंक और नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। इसको लाइक कीजिएगा और उन लोगों को शेयर कीजिएगा जो पॉलिटिकल साइंस जिन्होंने सीएसएस में और पीएमएस के अंदर रखा हुआ है। तो चलते हैं, इसको डिस्कस करते हैं। इसकी अहमियत इतना है कि इसका लिंक जो है करंट अफेयर के साथ है, पाकिस्तान अफेयर के साथ है और इस्लामिक स्टडीज के साथ है। ये इनका रिलेशन है, काफ़ी सब्जेक्ट्स हैं जिसमें ये पॉलिटिकल साइंस जो है ना ओवरलैप करता है। अब देखिए, मोनर्की, एवोल्यूशन ऑफ मोनर्की का मैंने आपको बताया था कि देखो, सबसे पहले जो जब इंटरनल क्राइसिस आई और एक्सटर्नल थ्रेट्स की वजह से क्या हुआ, ये जो मोनर्की थी एब्सोल्यूट मोनर्की वो क्या हुई, वो एस्टेब्लिश हुई। अब ये ओरिजिनेट हुई थ्रू कैरिस्मेटिक लीडरशिप। ये पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ये पॉइंट्स आपने सारे लिखने हैं। अब ये कन्वर्ट हुई डायनेस्टी। डायनेस्टी देखें, जब एक बाप जो है ना
बाप किंग होता है तो बेटा भी क्या बन जाता है, किंग बन जाता है। तो इसको हम डायनेस्टी कहते हैं। फिर कस्टमरी है, उससे कस्टमरी कन्वर्ट, फिर डेफिकेशन। अब यहाँ पे डेफिकेशन का जो लफ्ज है ये आपको समझ नहीं आएगा, तो मैं आपको ये समझाता चलूँ कि डेफिकेशन क्या है। डेफिकेशन ये है कि जो डेफिकेशन वाज कॉमन कहाँ पे थी, एंशिएंट इजिप्ट के अंदर, मिडिल ईस्ट के अंदर और एशिया के अंदर जो मोनकीज थी वहां पे, तो उनको क्या करते थे, एज अ गॉड के सिमिलर उसको करते थे, उसको सिमिलैरिटी करार देते थे कि ये गॉड की तरफ से है, और उसको एक मतलब इंसान को कंसीडर करते थे गॉड का फेस, तो उसको हम डेफिकेशन कहते हैं। अब है मेडिवल पीरियड इन यूरोप, ये आपका दूसरा पॉइंट है जो आपने लिखना है। आप खुद भी मजीद इसको एक्सपेंड कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट्स देता जा रहा हूँ, आपको बेसिक कंसेप्ट देता जा रहा हूँ। अब बेसिक कंसेप्ट के हवाले से मैं आपका एक बात बताता चलूँ। बेसिक कंसेप्ट के हवाले से वो ये है कि मैं पिछली एक रिपोर्ट पढ़ रहा था कि उसमें बताया गया था पॉलिटिकल साइंस के अंदर जो स्टूडेंट्स होते हैं, जो सीएसएस के एस्पिरेंट्स होते हैं या पीएमएस के एस्पिरेंट्स, उनके नंबर क्यों कम होते हैं, उसकी जो सबसे बेसिक रीज़न होती है वो ये होती है उनका बेसिक जो उनका नॉलेज होता है, नॉलेज बेस होती है, वो बहुत वीक होती है। और दूसरी जो वजह थी वो उसकी बेसिक टर्मिनोलॉजी होती हैं, पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड बेसिक नॉलेज होता है वो बहुत वीक होता है, जिससे क्या होता है, जिससे उनके मार्क्स जो स्कोर होते हैं वो पॉलिटिकल साइंस में बहुत कम होते हैं। लिहाजा आपने बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, और मैं उसी लिहाज से आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश करूंगा। अब मेडिवल पीरियड्स के अंदर यहाँ पे क्या थी, एब्सोल्यूट मोनिके थी। एब्सोल्यूट मोनिके क्या होती है, एब्सोल्यूट मोनिके वो होती है जिसमें सारी जो पावर्स होती है, सारी जो अथॉरिटी होती है, सारी जो अनलिमिटेड अनरिस्ट्रिक्टेड पावर होती है वो सिर्फ एक शख्स के पास लाई करती है, उसकी हर बात कानून होती है, और वो जो बात कह देता है उसको बाकी सबको फॉलो करनी पड़ती है। मींस के रूल ऑफ वन को हम एब्सोल्यूट मोनर्की कहते हैं। आगे है मेडिवल पीरियड। मेडिवल पीरियड के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि 5th से 15th सेंचुरी तक जितना ड्यूरेशन बनता है, जितना वक्त बनता है, उसको मेडिवल पीरियड्स कहते हैं। और इसमें स्पेसिफिक बात कर रहा है यूरोप से, क्योंकि वहां से इसकी इब्तिदा हुई लिमिटेड मोनर्की वो होती है जिसमें कुछ खास तबका होता है। नियरली 10% था यूरोप के अंदर उस टाइम जिसके पास पावर लाई करती थी, बाकी पीजेंट से जिसके पास पावर लाई नहीं करती थी, मतलब कि उसमें पावर्स की डेवोल्यूशन थी, उनके पावर में डिवीजन थी, उसमें वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लेकिन फिलहाल आप इसको देखें, मोनक वाज कंसीडर्ड एज द अपॉइंटेड एजेंट ऑफ डिवाइन विल। उस पीरियड में क्या था, डिवाइन विल क्या था, मींस द विल ऑफ गॉड, द विल ऑफ अल्लाह। अब वो ये थी कि उस वक्त जो कॉन्स्टिट्यूट किया था, जो वहां पे लोग रहते थे, वो ये कॉन्स्टिट्यूट करते थे कि जो मोनक है, ये किंग है, वो एक अपॉइंटेड एजेंट ऑफ गॉड है, उसको मतलब वो अल्लाह ताला की मर्जी से बना है, लिहाजा इसको हम बिट्रे नहीं कर सकते, वो जो कहेगा हम उसको क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। अब देखें, कोरोनेशन ऑफ किंग बाय बिशॉप और पॉप वाज कॉमन, जैसा कि होली रोमन अंपायर इसकी एग्जांपल है, इसके अंदर हुआ करता था। अब कोरोनाइजेशन क्या है, अब देखो कोरोनाइजेशन क्या है। अब एक किंग होता था, अब किंग की जो ताज पोशी जिसे कहते हैं उसे हम कहेंगे कोरोनेशन। मतलब जब बिशप या पॉप रखता था, ताज पोशी कराता था किंग की, तो इसको हम कहते हैं कोरोनेशन। मतलब उस टाइम ये कॉमन थी। अब मेडिवियल जो मोंक थे वर डिपेंडेंट नोबिलिटी एंड फ्यूड फॉर देयर पावर। अब देखो जो किंग थे या मोंक थे उस टाइम, तो वो अपनी पावर जो थी वो किस पर ज्यादा डिपेंड करते थे, वो नोबिलिटी पे बहुत ज्यादा डिपेंड किया करते थे। उनकी जो पावर, अगर जो जिस किंग की पावर ज्यादा होती थी, इसका मतलब है उसके अच्छे रिलेशनशिप होते थे नोबिलिटी से। इनको हम क्या कहते हैं, इनको फ्यूडल भी कहा जाता था, फ्यूडल लॉर्ड भी कहते हैं इनको। आप देखें, यहां तक मैंने आपको बता दिया है। अब देखो ये ग्राफ है, ये हायरार्चिकल ग्राफ है, इसको हायरार्चिकल ग्राफ कहते हैं। ये ग्राफ आपने पेपर के अंदर जरूर ड्रा करना है। अब देखो 1% यहाँ पे आपको मैं बता रहा हूँ कि 1% जो थे वो किंग प्लस चर्चेस थे, जो पॉप या ऑफिशियल होते थे। यहाँ पे 1% ये थे, 4% जो थे वो थे नाइट्स। नाइट्स कहते हैं सोल्जर्स को।
सॉरी नाइट्स थे 5%, इनको नाइट्स कहते थे, KNIGHTS नाइट्स। और ये थे फ्यूडल, FEUDAL फ्यूडल। और इनको हम वेसल्स भी कहते हैं, वेसल। और इनको हम पीजेंट्स कहेंगे। 90% पीजेंट थे, 90% पीजेंट मीन्स के किसान। इनको हम सर्फ भी कह सकते हैं, सर्फ। तो ये डायग्राम है, आपने इसको ड्रा करना है। आप देखो यहाँ पे क्या है, जो 1% था, 1% तबका जो था वो ग्रांट लैंड करता था किसको, फ्यूडल्स को। अब फ्यूडल्स क्या करते थे, फ्यूडल्स लैंड ग्रांट करते थे नाइट्स को। अब नाइट्स क्या करते थे, नाइट्स लैंड ग्रांट करते थे आगे पीजेंट्स को। अब देखो ये एक हायरार्किकल ग्राफ है, एक चार्ट है। अब देखिए इसमें क्या है, जो यहाँ पे सर्फ हैं या पीजेंट्स हैं वो क्या कर रहे हैं, वो प्रोवाइड कर रहे हैं फूड और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं आर्मी को, मिलिट्री को, जिसको हम नाइट्स कह रहे हैं, वेसल्स कह रहे हैं। अब वो क्या कर रहा है, जो नाइट्स का काम है, अब नाइट्स का काम सिर्फ है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना। अब देखो प्रोटेक्शन दे रहे हैं, अब पीजेंट्स को भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं, ऊपर जो है ना दोनों को क्या दे रहे हैं, फ्यूडल्स को वो भी प्रोटेक्शन दे रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है, अब यहाँ पे जो है ना, ये जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं वो क्या करते हैं, वो मनी प्रोवाइड करते हैं और सोल्जर्स प्रोवाइड करते हैं। जो ये ग्राफ आपने जरूर बनाना है। अब ये किस लिहाज से है, ये नोबिलिटी और फ्यूडल लॉर्ड जो थे ना, उसमें पावर लाई करती थी। ये इसके अंदर, यूरोप के अंदर, ये वही है, फ्यूडलिज्म का कंसेप्ट है जो आपको समझना बहुत जरूरी है। अब आगे हम बढ़ते हैं। अब आगे आ रहे, हमने एब्सोल्यूट वन के पढ़ ली। अब एब्सोल्यूट के बाद जो है ना लिमिटेड आई, लिमिटेड के बाद हमने रेनेसेंस पीरियड पढ़ा। अब रेनेसेंस पीरियड क्या होता है, रिसर्जेंस, रीबर्थ है। इसका मतलब है रीबर्थ, रिसर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट मॉनर्की। रिसर्जेंस ऑफ एब्सोल्यूट मॉनर्की का पीरियड था, इसको हम कहते हैं रेनेसेंस पीरियड। अब इसकी जो इब्तिदा थी वो थी 15 to 16 सेंचुरी। अब क्या हुआ, अब न्यू जो मॉन्क थे वो इमर्ज हुए इसमें, इस ड्यूरेशन के दरमियान। उन्होंने जो नोबिलिटी थी, नोबिलिटी के पावर को ब्रेक किया। अब आगे सेंट्रलाइजेशन ऑफ स्टेट हुई अंडर देयर ओन ब्रेजेट रूल। अब जो किंग थे, मॉन्क थे, वो स्ट्रांग हो गए, एब्सोल्यूट मॉन्क के दोबारा जो है ना एस्टेब्लिश्ड हो गई। और दोबारा जो नोबिलिटी का जो कंसेप्ट था वो खत्म हुआ, एक रिजिड रूल क्या हुआ, एस्टेब्लिश हो गया। अब यहाँ पे जो कंसेप्ट था वो था थ्योरी शुरू हुई। अब मैं आपको मिसाल देता चलूं, हेनरी 7 और 8 इंग्लैंड में जो थे, अब ये इसकी एग्जांपल है, आप यहाँ पे एग्जांपल भी कोट कर सकते हैं। अब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट, अब थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट क्या है, थ्योरी ऑफ डिवाइन राइट जो जेम्स था, जेम्स 6 ऑफ स्कॉटलैंड, तो उसने ये थ्योरी पेश की थी तकरीबन 16 to 17 सेंचुरी के अंदर इसने ये पेश की थी। उसने ये कहा था कि जो किंग है वो अपॉइंटेड एजेंट है इसके मुताबिक। अब क्या है, वो अपॉइंटेड एजेंट है। अब कोई भी शख्स जो है ना किंग को डिथ्रोन नहीं कर सकता। जो ऐसा करेगा, क्योंकि जो गॉड ने उसको एक रुतबा दिया है किंग का, तो वही सिर्फ उसी का हिसाब देगा। वही अगर कोई अनजस्टिस किंग है तो वही उसको डिथ्रोन करेगा। किसी शख्स के पास इतनी अथॉरिटी नहीं है कि उसको डिथ्रोन करे। अगर कोई ऐसा करेगा तो वो क्या होगा, वो कंट्रेरी टू दी डिवाइन विल होगा, वो अल्लाह ताला के लिए क्या होगा, एक गॉड के खिलाफ होगा। मींस यहाँ पे गॉड कहेंगे क्योंकि क्रिश्चियनिटी में गॉड कहते हैं। अब देखो, अब इंपॉर्टेंट इवेंट जो था वो कौन सा है, ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया। अब ट्रीटी ऑफ वेस्टफैलिया भी 16 सेंचुरी के अंदर जो है वकूफ, 17 सेंचुरी के अंदर वकूफ पजीर हुई है। अब यहाँ पे क्या हुआ, अब वार्स हुई हैं, डिफरेंट वार्स हुई हैं, जिनमें वार्स ऑफ रिलीजन भी जिनको कहा जाता है। तो उसके बाद ये ट्रीटी साइन हुई। ट्रीटी के बाद जो है ना ये मतलब जो रेनेसेंस पीरियड था वो कायम हुआ और एब्सोल्यूट मोनार्की का जो रूल था वो स्ट्रिक्ट हो गया। अब आगे है डिक्लाइन ऑफ मोनार्की। अब मोनार्की का डिक्लाइन हुआ है वो 17 सेंचुरी के अंदर ये स्टार्ट हुआ है। अब वो कैसे स्टार्ट हुआ है, अब वैसे स्टार्ट हुआ कि जो मोनार्क थे उनकी जो पावर थी वो वीक हो गई, क्योंकि जो मिडिल क्लास तबका था
उसने ग्रो करना शुरू कर दिया था। उनकी ग्रो करने की 3 वजह थी। एक तो स्प्रेड ऑफ लिबरलिज्म था, दूसरी जो चीज़ थी वो थी कमर्शियली एक्सपेंडिंग सोसाइटीज। कमर्शियली एक्सपेंडिंग सोसाइटी मीन्स कि मिडिल क्लास तबका जो है ना वो ऊपर आ रहा था, क्योंकि कॉमर्स का जो एक वो था वो क्या हो रहा था, वो एक्सपेंड कर रहा था। अब आगे है सोशल स्ट्रक्चर जो था वो चेंज हो रहा था। इसको कहते हैं अर्बनाइजेशन। मीन्स कि अर्बनाइजेशन क्या होती है? अर्बनाइजेशन से कहते हैं कि जब लोग जो हैं देहाती इलाकों से शहर इलाकों की तरफ मूव करते हैं फॉर दी इकोनॉमिक पर्पस, सोशल पर्पस, तो इसको हम कहते हैं अर्बनाइजेशन। तो इस तरह लोगों के अंदर शऊर आ रहा था, लोग जो है ना लिबरल हो रहे थे। तो इस वजह से क्या हुआ, मोनिकी का कंसेप्ट खत्म हुआ, डिक्लाइन होना शुरू हुई। अब इसकी जो मिसाल है वो है फ्रेंच रेवोल्यूशन। ये हुई थी फ्रेंच 1789 के अंदर वकूफ हुई थी। उसके बाद जो इंग्लैंड के अंदर रेवोल्यूशन थी वो थी ग्लोरियस रेवोल्यूशन, 1688 के अंदर हुई थी। अब इनकी वजूहात में आपको बताता चलूं, जो फ्रेंच रेवोल्यूशन थी उसकी जो मेन वजह थी वो था इकोनॉमिक क्राइसिस और शॉर्टेज ऑफ फूड। इस वजह से फ्रांस के अंदर जो है ना रेवोल्यूशन ने जोर पकड़ा। और ये वजह क्या थी? वजह यही थी जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि मिडिल क्लास तबका ऊपर आ रहा था, वो ये चीज़ बर्दाश्त नहीं कर सका। अब आगे ग्लोरियस रेवोल्यूशन जो थी वो इंग्लैंड में वकूफ पजूर हुई। कहाँ पे? इंग्लैंड के अंदर। वो थी 1688 के अंदर। अब इसकी वजह क्या थी? इसकी भी जो वजह थी वो थी सोशल और पॉलिटिकल रीजन थी, जिसकी वजह से ये रेवोल्यूशन आई। अब मोनके इन मॉडर्न वर्ल्ड, अब मैं आपको मॉडर्न वर्ल्ड के बारे में बताता चलूँ कि कौन कौन सी आप क्या रोल प्ले कर रही है मोनकी। मोनकी जो है ना एक सिंबल ऑफ नेशनल यूनिटी है इन मॉडर्न वर्ल्ड। अब आगे रियल पावर जो है वो कहाँ पे लाई कर रही है? कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबलीज के अंदर लाई कर रही है। अब रेयर एक्रेंस ये है कि ईस्ट और वेस्ट दोनों के अंदर जो है ये मोनकी का जो कंसेप्ट है ये रेयर एक्रेंस है। अब नोटेबल मोनकीज, नोटेबल रिमेनिंग मोनकीज कौन कौन सी हैं? एक सऊदी अरेबिया है, ब्रुनाई है, ओमान है और स्विट्जरलैंड है। ये 4 मुल्क हैं जो रिमेनिंग मोनकीज हैं थ्रू आउट द वर्ल्ड। इसके बगैर, इसके अलावा कोई भी नहीं है। अब नोटेबल कॉन्स्टिट्यूशनल मोनकीज कौन कौन सी हैं, इनका भी आपको इल्म होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि करंट सैनिटरी के मुताबिक आपसे एमसीक्यूज में पूछ सकते हैं और क्वेश्चन भी आपसे इससे रिलेटेड आ सकता है, लिहाजा आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब बेल्जियम है, बेल्जियम भी क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनक होता है, जिसके अंदर जिसमें हम, जैसा हमारा मुल्क है पाकिस्तान, पाकिस्तान में हम एक नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है, उसको हम सदर कहते हैं। लेकिन यूके के अंदर जो नॉमिनल हेड ऑफ द स्टेट है उसमें एक किंग होता है, जिसको हम सदर कहते हैं। वो क्या कहते हैं? वो मोनक या किंग कहते हैं। इसी तरह जो डेनमार्क है इसके अंदर भी इसी तरह का सीन है, यूके के अंदर भी, जापान के अंदर भी, और नॉर्वे के अंदर, स्वीडन के अंदर, थाईलैंड के अंदर। ये हैं जो एग्जिस्टिंग रिमेनिंग मोनकीज हैं, जो कौन सी हैं? जो कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म में है। अब मैं आपको ग्राफिकल टर्म भी, आपको जो 10वां पॉइंट है वो है चार्ट। आपने जितना भी प्रोसेस ये पीछे डिस्कस किया है, अब आपने समराइज करके एक ग्राफ में, एक चार्ट में इसको शो करना है। अब क्योंकि स्पेस नहीं थी यहाँ पे, लिहाजा मैं आपको खुद ये टास्क दे रहा हूँ। आपने खुद क्वेश्चन जिस तरह का भी पूछा था, आपने ग्राफ चार्ट जरूर बनाना है। अब ये क्या है? ये ट्राइबल सोसाइटीज हैं। क्या है? ये ट्राइबल सोसाइटीज हैं। ट्राइबल सोसाइटीज के बाद एम्पायर्स बनी। अब एम्पायर्स के बाद जो है ना एब्सोल्यूट मोनकीज ने जोर पकड़ा। अब आगे क्या है? एब्सोल्यूट के बाद लिमिटेड मोनकीज। ये सारा प्रोसेस मैं आपको डिस्कस करके ऑलरेडी बता चुका हूँ, लिहाजा मैं ग्राफ की शक्ल में बता रहा हूँ चार्ट इस बदल में। अब पहले क्या थी? ट्राइबल सोसाइटी, एम्पायर, एब्सोल्यूट मोनकीज, लिमिटेड मोनकीज, और फिर एब्सोल्यूट मोनकी के बाद क्या हुआ? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मोनकीज बन गई और दूसरी क्या बन गई? रिपब्लिक्स, जिसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं। आप इसको क्या कर सकते हैं? चार्ट की फॉर्म में ड्रा कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा लेक्चर नंबर 6, वो था मोनकी के ऊपर। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।